नमस्कार। साल 2015 की बात है। स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर बलेरना, वहीं एक गोल्ड की रिफाइनरी थी। नाम था वलकाम्बी। सोने की दुनिया का बड़ा नाम था। सोना गलता था, बार बनते थे, दुनिया भर के ग्राहक आते थे और स्विस मोहर के भरोसे की तरह लगती थी। उसी साल बेंगलोर की एक भारतीय कंपनी ने वलकाम्बी को खरीद लिया। नाम था राजेश एक्सपोर्ट। एक भारतीय ज्वेलरी एक्सपोर्टर अचानक दुनिया की गोल्ड रिफाइनिंग की पहली कतार में खड़ा दिखने लगा। बेंगलोर की कंपनी, स्विट्जरलैंड की रिफाइनरी, दुनिया का सोना कारोबार और खातों में लाखों करोड़ का रेवेन्यू। पहली नजर में यह भारतीय कारोबार की बड़ी सफलता लगती थी, लेकिन 2026 में वही वलकाम्बी, वही रेवेन्यू और वही खाते सेबी के सवालों के घेरे में आ गए। सेबी कह रहा है राजेश एक्सपोर्ट ने वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 के बीच करीब 15.15 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू गलत तरीके से दिखाया है। कंपनी कह रही है कुछ गलत नहीं हुआ, रेवेन्यू सही है। सेबी ने वलकाम्बी की कमाई को ठीक से नहीं समझा। ये कंफ्यूजन और जानकारी की कमी का मामला है। और अब नया अपडेट ये है कि राजेश मेहता कह रहे हैं कि कंपनी सेबी के इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज नहीं करेगी, फ्रेश फॉरेंसिक ऑडिट में पूरा कॉपरेशन करेगी, डॉक्यूमेंट्स देगी और रेगुलेटर के सामने अपना सारा हिसाब किताब साफ रखेगी। सवाल यह है कि अगर कंपनी सही है तो सेबी इतना बड़ा सवाल क्यों उठा रहा? अगर सेबी सही है तो इतने साल रेगुलेटर क्या कर रहा था? अगर मामला इतना बड़ा था तो एलआईसी जैसी संस्था इसमें कैसे बैठी रही? म्यूचुअल फंड इससे दूर क्यों रहे? कैनरा बैंक का 500 करोड़ का एक्सपोजर क्यों हेडलाइन बना? और शेयर लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट क्यों खा रहा? एक और जरूरी बात, क्या फ्रॉड साबित हो चुका है या अभी जांच की कहानी शुरू हुई है? नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज क्लियर कट में राजेश एक्सपोर्ट की कहानी को अफवाह की तरह नहीं, दस्तावेज और सवालों की तरह समझेंगे, क्योंकि सोने के कारोबार में चमक बहुत होती है, लेकिन शेयर बाजार में चमक नहीं, हिसाब बिकता है। सोने की दुकान में ग्राहक तराजू देखता है, शेयर बाजार में इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट्स देखता है। और जब डॉक्यूमेंट्स पर सवाल उठ जाएं, तो सोने की चमक भी भरोसे का अंधेरा नहीं छिपा पाती। अब पहली बात, राजेश एक्सपोर्ट आखिर कितनी बड़ी कंपनी है? ये बेंगलोर की लिस्टेड कंपनी है। सोना रिफाइनिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करती है, गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करती है, भारत में शुभ ज्वेलर्स के नाम से रिटेल बिजनेस भी करती है और वलकाम्बी के जरिए दुनिया के गोल्ड रिफाइनिंग कारोबार से जुड़ी रही है। सेबी के ऑर्डर में भी कंपनी को गोल्ड रिफाइनर और मैन्युफैक्चरर बताया गया है। यानी ये कोई अंधेरे कोने की अनजान कंपनी नहीं थी। ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, छोटे इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, एलआईसी जैसा बड़ा इन्वेस्टर था, बैंक्स का एक्सपोजर था और एनुअल अकाउंट्स में लाखों करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा था। यही वजह है कि ये मामला बड़ा है। सवाल सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, सवाल है बाजार को जो तस्वीर दिखाई गई वह असली तस्वीर थी या सिर्फ चमकदार फ्रेम था। दूसरा मोड़, स्टॉक में ताजा हाल क्या है? शेयर प्राइस देखिए। सेबी ऑर्डर आया, उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट का शेयर लगातार दबाव में है। 3 जून को शेयर करीब 109 रुपए 99 पैसे के करीब कारोबार कर रहा था। 4 जून को लोअर सर्किट लगा, 5 जून को करीब 98 रुपए के आसपास आ गया, 8 जून को शेयर 94 रुपए के करीब दिखा, तीसरा लोअर सर्किट इस दिन लग गया। 10 जून को शेयर 84 रुपए पर बंद हुआ और 11 जून को जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी लोअर सर्किट पे 80 रुपए 43 पैसे पर कारोबार कर रहा है। यानी सेबी ऑर्डर के बाद कुछ ही सेशन में स्टॉक करीब 27% टूट चुका है। 52 वीक हाई करीब 237 रुपए 88 पैसे का था, 52 वीक लो 80 रुपए 38 पैसे का। यानी स्टॉक अपने 52 वीक लो के बिल्कुल पास आ गया है। कागज पर यह सिर्फ शेयर का फॉल है, लेकिन इन्वेस्टर की भाषा में यह भरोसे पर कटौती है।
जब रेवेन्यू पर सवाल उठता है, वैल्यूएशन सबसे पहले गिरती है, क्योंकि बाजार प्रॉफिट से पहले नंबर्स पर भरोसा खरीदता है और जब नंबर पर शक हो तो सस्ता शेयर भी महंगा पड़ सकता है। शेयर प्राइस गिरना नुकसान है, लेकिन भरोसा गिरना बीमारी है। अब ये समझिए कि कंपनी कितनी बड़ी दिख रही थी। वित्त वर्ष 2026 में राजेश एक्सपोर्ट ने पूरे ग्रुप का रेवेन्यू करीब 7.78 लाख करोड़ रुपए दिखाया। यह आंकड़ा सुनकर कोई भी इन्वेस्टर चौंक सकता है, क्योंकि 7.78 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू भारत की कई बड़ी कंपनियों के भी रेवेन्यू से बड़ा दिखता है। लेकिन उसी साल पूरे ग्रुप का प्रॉफिट सिर्फ 113 करोड़ रुपए था, यानी कारोबार लाखों करोड़ का, प्रॉफिट 100-200 करोड़ के आसपास। गोल्ड बिजनेस में मार्जिन पतला होता है, ये सच है, लेकिन इतना बड़ा अंतर इन्वेस्टर को रुककर पूछने पर मजबूर करता है, इतना बड़ा माल घूम रहा था तो कमाई इतनी छोटी क्यों थी। वित्त वर्ष 2026 में स्टैंड अलोन यानी इंडिया वाली कंपनी का रेवेन्यू करीब 9,189 करोड़ रुपए था। बाकी करीब 7.69 लाख करोड़ का रेवेन्यू सब्सिडरीज से और स्टेप डाउन सब्सिडरीज से दिखाया गया। सरल भाषा में समझिए, कंपनी का खाता इंडिया में खुला था, लेकिन कहानी विदेश में लिखी गई थी। और यही सेबी का सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 97 से 99% रेवेन्यू फॉरेन सब्सिडरीज से बताया गया, तो उन कंपनीज के पूरे ऑडिटेड अकाउंट्स, कस्टमर, वेंडर, बिल और बैंक ट्रेल इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर के सामने साफ साफ क्यों नहीं दिखाए गए। पिक्चर देखिए, रेवेन्यू 7.78 लाख करोड़ रुपए, प्रॉफिट 113 करोड़ रुपए, मार्केट कैप करीब 2400 से 25 करोड़ रुपए। सेबी का सवाल, क्या ये रेवेन्यू सही तरीके से दिखाया गया? यही ये मामला नॉर्मल कॉर्पोरेट रिजल्ट से निकलकर भरोसे की कहानी बन जाता है। कंपनी का रेवेन्यू पहाड़ जैसा था, प्रॉफिट रेत जैसा था, मार्केट कैप छोटी इमारत जैसी। और अब सेबी पूछ रहा है, इस पहाड़ की चट्टान कहां है? सोना महंगा हो सकता है, कारोबार विशाल हो सकता है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट साफ नहीं है तो बैलेंस शीट की चमक भी धुंधली पड़ जाती है। सेबी तक मामला पहुंचा कैसे, अब यह समझना जरूरी है। मार्च 2024 में सेबी को एक शेयर होल्डर की कंप्लेंट मिली। शिकायत में कहा गया कि राजेश एक्सपोर्ट्स के खातों में बड़ी ट्रेड रिसीवेबल यानी ग्राहकों से वसूली जाने वाली रकम लंबे समय से पड़ी है। खातों में गलत तस्वीर दिखाने की आशंका भी इसी शिकायत में जताई गई। इसके बाद क्या हुआ? सेबी ने जांच शुरू की। जांच का समय रखा गया अप्रैल 2020 से मार्च 2024। खातों की विशेष जांच के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर लगाया गया और जून 2026 में सेबी ने इंटरिम ऑर्डर पास किया। यहां एक बात साफ कर लें, यह फाइनल ऑर्डर नहीं है, इंटरिम ऑर्डर है। सेबी ने प्रथम दृष्टया बातें कही हैं, कंपनी को जवाब देने का मौका है, फ्रेश फॉरेंसिक ऑडिट होगा, फाइनल फैसला बाद में आएगा। लेकिन इंटरिम ऑर्डर में सवाल इतने बड़े हैं कि बाजार हिल गया, क्योंकि जब रेगुलेटर कहता है रेवेन्यू वेरीफाई नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, फॉरेन सब्सिडीज के अकाउंट्स नहीं मिल रहे, ट्रांजैक्शंस पर सवाल हैं, प्रमोटर्स के पर्सनल अकाउंट तक बात पहुंच रही है, तो ये नॉर्मल क्लैरिफिकेशन नहीं रहती, ये भरोसे की घंटी बन जाती है। और बाजार में घंटी जब बजती है तब भरोसे की दीवार में दरार दिखती है। अब सेबी का सबसे बड़ा सवाल क्या है? राजेश एक्सपोर्ट के पूरे ग्रुप रेवेन्यू पर है सेबी का सबसे बड़ा सवाल। राजेश एक्सपोर्ट ने वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच पूरे ग्रुप का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करीब 15.44 लाख करोड़ रुपए दिखाया है। गोल्ड बिजनेस में बड़ा रेवेन्यू असामान्य नहीं होता, क्योंकि सोना खुद बहुत महंगा माल है। लेकिन सेबी ने पूछा, ये रेवेन्यू आया कहां से? किस कस्टमर से आया, किस बिल से आया, किस बैंक ट्रेल से आया, किस ऑडिटेड डॉक्यूमेंट से साबित हुआ? सेबी के मुताबिक राजेश एक्सपोर्ट का 97 से 99% रेवेन्यू फॉरेन सब्सिडरीज और स्टेप डाउन सब्सिडरीज से आता दिखाया गया। मुख्य नाम था वलकाम्बी ऐसे। सेबी ने कहा कि कंपनी वलकाम्बी को रेवेन्यू का बड़ा इंजन दिखा रही थी, लेकिन वलकाम्बी के अलग ऑडिटेड स्टैंड अलोन अकाउंट्स में रेवेन्यू बहुत कम था। सेबी ने कंपैरिजन किया। राजेश एक्सपोर्ट ने सब्सिडरीज और स्टेप डाउन सब्सिडरीज से करीब 15.15 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू बताया। वलकाम्बी ऐसे के ऑडिटेड स्टैंड अलोन रिजल्ट्स में उसी पीरियड का रेवेन्यू 3027 करोड़ रुपए दिखाया गया। डिफरेंस निकला करीब 15.15 लाख करोड़ का।
यही वह नंबर है जिसने मार्केट को चौंका दिया। 15,15,000 करोड़, इतना बड़ा नंबर कि आम इन्वेस्टर पूछे कंपनी इतनी बड़ी थी या सिर्फ कागज बड़े थे। सोने की भाषा में कहें तो तराजू पर वजन बहुत भारी दिख रहा था। सेबी पूछ रहा है तराजू के नीचे रखा क्या था। अब अगली बात, कंपनी और राजेश मेहता क्या कह रहे हैं। अब कंपनी का पक्ष भी फेयर तरीके से समझिए। राजेश एक्सपोर्ट ने कहा सेबी का ऑर्डर इंटरिम है, कोई फाइनल एडवर्स फाइंडिंग नहीं है, कंपनी ने कोई गलत काम नहीं किया है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही है, रेवेन्यू सही है। कंपनी का मुख्य तर्क है कि सेबी ने वलकांबी के रेवेन्यू को गलत तरीके से समझा है। राजेश मेहता ने कहा कि वलकांबी ने 2021 से 2025 में करीब 3,000 टन गोल्ड रिफाइन किया है, इसलिए 15 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू स्वाभाविक है। कंपनी का कहना है कि सेबी ने वलकांबी के पूरे रेवेन्यू के बजाय सिर्फ इबिटा या स्टैंड अलोन नंबर को आधार माना है, इसलिए बड़ा फर्क दिख रहा है। इसे आसान भाषा में समझिए, गोल्ड रिफाइनिंग में बड़ा अकाउंटिंग सवाल होता है। पूरे सोने की कीमत को रेवेन्यू माना जाए या सिर्फ रिफाइनिंग चार्ज और वैल्यू एडिशन को रेवेन्यू माना जाए। अगर पूरा गोल्ड वैल्यू रेवेन्यू में आए तो नंबर बहुत बड़ा होगा, अगर सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज आए तो नंबर बहुत छोटा होगा। राजेश एक्सपोर्ट कह रही है हमारा नंबर सही है, सेबी कह रहा है नंबर साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। अब नया अपडेट यह है कि राजेश मेहता कह रहे हैं कि कंपनी सेबी इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज नहीं करेगी, फ्रेश फॉरेंसिक ऑडिट होगा, उसमें पूरा कोऑपरेट करेगी, डॉक्यूमेंट देगी, यानी अब लड़ाई अदालत में पहले नहीं डॉक्यूमेंट की मेज पर होगी। लेकिन बाजार में बात कह देने से काम नहीं चलता। बाजार पूछता है बिल कहां है, कस्टमर कौन है, बैंक एंट्री कहां है, ऑडिट पेपर कहां है। सोना दुकान में बोला नहीं जाता, तोला जाता है। अकाउंट्स भी ऐसे ही चलता है। अब यह भी समझिए कि सेबी ने सिर्फ रेवेन्यू पर सवाल नहीं उठाया है। यह मामला सिर्फ रेवेन्यू मिसमैच का नहीं है, सेबी ऑर्डर में कई और परतें भी हैं। जैसे पहली परत, जांच में कोऑपरेशन। सेबी ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑडिटर को कंपनी का ईआरपी सिस्टम, बुक ऑफ अकाउंट्स और जर्नल डंप पूरा एक्सेस नहीं मिला। फॉरेन सब्सिडरी की डिटेल नहीं मिली, कई लेजर में नरेशन साफ नहीं था, यानी जांच करने वाले को पूरा हिसाब नहीं मिला। दूसरी परत, फॉरेन सब्सिडरीज के अकाउंट्स। सेबी ने कहा कि राजेश एक्सपोर्ट ने अपनी मटेरियल सब्सिडरीज और स्टेप डाउन सब्सिडरीज की सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पर अपलोड नहीं की। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब कंपनी का 97 से 99% रेवेन्यू फॉरेन सब्सिडरीज से दिख रहा है तो इन्वेस्टर को उन कंपनीज के अकाउंट्स देखने चाहिए। तीसरी बात, ग्रुप अकाउंट्स। सेबी का कहना है कि पूरे ग्रुप के अकाउंट्स में फॉरेन सब्सिडरीज से आया रेवेन्यू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हो सका। चौथी परत, एफ्यूलेंस शेयर और स्टॉक से जुड़े ट्रांजैक्शन। सेबी ने वित्त वर्ष 2022 से 2024 के बीच एफ्यूलेंस के नाम पर करीब 11,487 करोड़ रुपए की सेल और 11,488 करोड़ रुपए की परचेज रिकॉर्ड होने की बात उठाई है। लेकिन सेबी के अनुसार एफ्यूलेंस ने कहा कि राजेश एक्सपोर्ट उसका क्लाइंट नहीं था। ट्रांजैक्शन राजेश मेहता के पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़े दिखे। पांचवी परत, कंपनी फंड्स और पर्सनल रूट। सेबी ने सवाल उठाया कि अगर कंपनी फंड्स प्रमोटर के पर्सनल रूट से गए तो बोर्ड अप्रूवल, ऑडिट कमेटी अप्रूवल और रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर कहां हैं? छठी परत, अफ्रीका गोल्ड माइन। सेबी ने अफ्रीका में गोल्ड माइंस इन्वेस्टमेंट के क्लेम पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की कमी भी बताई है। सातवीं परत, ऑडिटर्स की। सेबी ने ऑडिटर्स की भूमिका पर भी सवाल उठाया और मामला एनएफआरए को भेजने की बात कही। यानी ये सिर्फ एक नंबर गलत समझ लिया गया वाली कहानी नहीं है, ये पूरी अकाउंटिंग, ऑडिट और डिस्क्लोजर व्यवस्था की परीक्षा है। कागज पर एंट्री बनाना आसान है, सवाल है माल चला था या सिर्फ एंट्री चली थी। आठवां मोड़, एफ्यूलेंस वाला सवाल आसान भाषा में मान लीजिए कोई कंपनी कहती है हमने फला पार्टी से हजारों करोड़ रुपए का माल खरीदा बेचा। रेगुलेटर पूछता है कोई बात नहीं, बढ़िया है, बिल दिखाइए, कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए, डिलीवरी का रिकॉर्ड दिखाइए, बैंक एंट्री दिखाइए, काउंटर पार्टी का कंफर्मेशन दिखाइए। फिर पता चले कि जिस पार्टी के नाम पर कारोबार दिखाया गया उसके रिकॉर्ड्स में कंपनी क्लाइंट है भी या नहीं। ट्रांजैक्शंस प्रमोटर्स के पर्सनल अकाउंट से जुड़ते दिख रहे हैं तो सवाल उठेगा ही, ये कंपनी का कारोबार था या प्रमोटर की पर्सनल ट्रेडिंग थी। अगर कंपनी का था तो अप्रूवल कहां है, अगर रिलेटेड पार्टी का मामला था तो डिस्क्लोजर कहां है।
अगर ऑडिटर ने देखा तो वर्किंग पेपर कहाँ है। यहीं से हिसाब की चमक धुंधली लगने लगती है। कागज पर सेल्स परचेजेस लिख देना आसान है, सवाल है माल सच में चला था या सिर्फ एंट्री चली थी। अब आइए एक और मोड़, कैनरा बैंक का जो अपडेट आया। नया अपडेट ये आया कि कैनरा बैंक का राजेश एक्सपोर्ट पर करीब 500 करोड़ का एक्सपोजर था। कैनरा बैंक ने कहा कि उसने इस एक्सपोजर में से आधे से ज्यादा रिकवर कर लिया है और बाकी रकम के लिए लीगल चैनल्स के जरिए रिकवरी की कोशिश चल रही है। ये अपडेट छोटा नहीं है, क्योंकि जब किसी लिस्टेड कंपनी पर रेगुलेटर सवाल उठाता है और बैंक एक्सपोजर हेडलाइन बनता है तो आम इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि रिस्क सिर्फ शेयर होल्डर्स तक सीमित नहीं रहता। अगर कंपनी की अकाउंटिंग, कैश फ्लो और रीपेमेंट कैपेसिटी पर सवाल हैं तो बैंक भी सतर्क होता है। शेयर होल्डर कहता है मेरा शेयर गिरा, बैंक कहता है मेरा लोन फंसा है, रेगुलेटर कहता है मेरा मार्केट ट्रस्ट फंसा है और आम आदमी पूछता है LIC ने पैसा लगाया था फिर मेरा क्या होगा। यही कैपिटल मार्केट की चेन है। कंपनी का हिसाब एक कमरे में खराब होता है लेकिन उसकी आवाज बैंक, इन्वेस्टर और रेगुलेटर तीनों जगह सुनाई देती है। बैलेंस शीट में क्रैक हो तो आवाज सिर्फ शेयर होल्डर तक नहीं जाती, बैंक की दीवार भी हिलती है। अब LIC इसमें कैसे बैठी रही? अब आम इन्वेस्टर का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इतना बड़ा मामला था तो LIC इसमें कैसे बैठी रही? मार्च 2026 तक LIC के पास राजेश एक्सपोर्ट में करीब 10.8% का स्टेक था। यही बात लोगों को चुभ रही है, क्योंकि आम आदमी सोचता है LIC है तो कंपनी में कुछ भरोसा होगा। अब राजेश मेहता ने LIC स्टेक पर कहा है कि कंपनी का LIC के इन्वेस्टमेंट डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा कि हमें तो ये भी नहीं पता LIC का ऑफिस कहाँ है। ये स्टेटमेंट सुनने में मजाक लग सकता है। 15 लाख करोड़ रेवेन्यू वाली कंपनी, ग्लोबल गोल्ड रिफाइनिंग वाली कंपनी, LIC जैसा बड़ा शेयर होल्डर और जवाब हमें LIC का ऑफिस भी नहीं पता। लेकिन इन्वेस्टर के लिए लेसन अलग है। LIC या कोई भी बड़ी संस्था फ्रॉड प्रूफ सर्टिफिकेट नहीं होती। बड़ी संस्था भी ऑडिटेड अकाउंट्स, एक्सचेंज फाइलिंग्स, पब्लिक डिस्क्लोजर्स, मैनेजमेंट कमेंट्री और अवेलेबल डेटा पर निर्भर करती है। अगर कंपनी का 97 से 99% रेवेन्यू फॉरेन सब्सिडरीज से आता दिख रहा हो, अगर अंडरलाइंग रिकॉर्ड बाहर हो और अगर सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स पब्लिक ना हो, डॉक्यूमेंट पूरे ना मिले, तो बाहर बैठा इन्वेस्टर वही देखता है जो कंपनी दिखाती है। बड़ा इन्वेस्टर भी अंधेरे कमरे में एक्स्ट्रा लेकर नहीं बैठा होता। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग सिग्नल हो सकती है, गारंटी नहीं। इसलिए सिर्फ ये देखकर निवेश करना कि LIC बैठी है बहुत खतरनाक है। बाजार में सुरक्षा नाम से नहीं, डॉक्यूमेंट से आती है। LIC की मौजूदगी अम्ब्रेला हो सकती है, रेन प्रूफ गारंटी नहीं। म्यूचुअल फंड दूर क्यों रहे, ये बड़ा दिलचस्प है। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग डेटा में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगभग 0 के करीब है, यानी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ब्रॉडली इस स्टॉक से दूर रहे। इसका मतलब क्या है ये समझिए। हो सकता है उन्हें बिजनेस मॉडल, मार्जिन, डिस्क्लोजर, क्वालिटी, कैश फ्लो, सब्सिडरी का स्ट्रक्चर या अकाउंटिंग कंफर्ट को लेकर भरोसा ना रहा हो। यह भी हो सकता है कि स्टॉक उनके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में फिट ना बैठता हो। लेकिन लेसन साफ है, म्यूचुअल फंड नहीं है तो कंपनी ऑटोमेटिकली खराब नहीं होती। LIC है तो कंपनी ऑटोमेटिकली अच्छी नहीं हो जाती। ओनरशिप पैटर्न को सर्टिफिकेट की तरह मत पढ़िए। FIIs का होना, म्यूचुअल फंड का होना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं हो सकती। उसे वार्निंग बोर्ड की तरह पढ़िए, कौन अंदर है, कौन बाहर है, कौन घट रहा है, कौन बढ़ा रहा है और सबसे जरूरी क्यों। अब एक और बात, ब्रोकरेजेस अब क्या कह रही हैं। अब निवेशक पूछता है कि बाय करें या सेल करें, टारगेट प्राइस क्या है, ब्रोकरेज क्या बोल रही हैं। लेकिन राजेश एक्सपोर्ट में यही बात अलग है। करंट रिलायबल एनालिस्ट कवरेज बहुत सीमित दिखती है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन की पहली ईंट नंबर पर भरोसा है। अगर रेवेन्यू पर सवाल है, फॉरेन सब्सिडरीज पर सवाल है, ट्रेड रिसीवेबल पर सवाल है, परचेज पर सवाल है, डॉक्यूमेंट्स पर सवाल है, ऑडिटर्स पर सवाल है, तो PE रेशियो, प्राइस टू बुक और टारगेट प्राइस कमजोर टूल बन जाते हैं। जब हिसाब किताब पर सवाल हो तो किताब के आधार पर बार्गेन मत खोजिए। अब आम निवेशकों वाला सवाल, खरीदें या बेचें, टारगेट प्राइस क्या है, ब्रोकरेज क्या बोल रही। लेकिन राजेश एक्सपोर्ट में यही बात अलग है।
करंट रिलायबल एनालिस्ट कवरेज बहुत सीमित दिखती है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन की पहली ईंट नंबर्स पर भरोसा है। अगर रेवेन्यू पर सवाल है, फॉरेन सब्सिडरीज पर सवाल है, ट्रेड रिसीवेबल्स पर सवाल है, परचेज पर सवाल है, डॉक्यूमेंट्स पर सवाल है, ऑडिटर्स पर सवाल है, तो पीई रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, टारगेट प्राइस कमजोर टूल बन जाते हैं। जब किताब पर सवाल हो तो किताब के आधार पर बार्गेन मत खोजिए। सस्ता भाव कई बार अवसर होता है, लेकिन कभी कभी सस्ता भाव बाजार की चेतावनी होता है। राजेश एक्सपोर्ट अभी उसी चेतावनी वाले इलाके में खड़ा है। जब बैलेंस शीट पर धुआं उठ रहा हो तो टारगेट प्राइस की मोमबत्ती जलाना एनालिसिस नहीं, ऑप्टिमिज्म है। अब एक बड़ा सवाल जो सबसे ज्यादा चुभेगा, ऑडिटर्स क्या कर रहा था? यह इस कहानी का सबसे जरूरी सवाल है। अगर कंपनी ने लाखों करोड़ का रेवेन्यू दिखाया, अगर 97 से 99% रेवेन्यू फॉरेन सब्सिडरीज से आ रहा था, अगर वलकाम्बी जैसा नाम कोर था, तो ऑडिटर्स ने क्या देखा? सेबी ऑर्डर में स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स से सब्सिडरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट वर्किंग पेपर मांगे जाने की बात है। डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध ना होने और कोऑपरेशन की कमी पर सवाल उठे। ऑडिटर्स की भूमिका एनएफआरए को भेजने की बात भी सामने आई। ये फाइनल दोष सिद्धि नहीं है, लेकिन सिग्नल गंभीर है। ऑडिटर का काम सिर्फ जोड़ घटाव करना नहीं होता। ऑडिटर का काम ये देखना होता है कि नंबर भरोसे लायक है भी या नहीं। पूरे ग्रुप के अकाउंट्स में सबसे बड़ा रिस्क तब होता है जब रेवेन्यू फॉरेन सब्सिडरीज से आए। ऐसे में ऑडिटर को देखना होता है सब्सिडरी अकाउंट्स, कंपोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट, वर्किंग पेपर्स, कस्टमर का कंफर्मेशन, बैंक की ट्रेल्स, कंसोलिडेशन एंट्रीज, रिलेटेड पार्टीज अप्रूवल्स। अगर 97 से 99% रेवेन्यू ओवरसीज सब्सिडरी से पहले है तो ऑडिट की असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है। ऑडिट रिपोर्ट क्लीन होना अंतिम सुरक्षा कवच नहीं है। अगर एक्सेस नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है और वेरिफिकेशन वीक है तो ऑडिट भी ब्लाइंड स्पॉट में जा सकता है। कई बार अकाउंट्स में सबसे बड़ा छेद वही होता है जहां ऑडिटर को सबसे ज्यादा टॉर्च जलानी चाहिए थी। अगली बात, क्या फ्रॉड साबित हो गया? नहीं, ये बात बहुत साफ कहना जरूरी है। सेबी का ऑर्डर इंटरिम है, प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन है, कंपनी को जवाब देना है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फ्रेश ऑडिट होगा, फाइनल ऑर्डर बाद में आएगा। कंपनी कह रही है कुछ गलत नहीं हुआ, सेबी कह रहा है डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस से रिपोर्टेड रेवेन्यू वेरीफाई नहीं हो रहा। अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए रिस्क बड़ा है, क्योंकि जब रेगुलेटर कहता है कंपनी ने कोऑपरेट नहीं किया, सब्सिडरी फाइनेंशियल्स नहीं मिली, रेवेन्यू वेरीफाई नहीं हुआ, ट्रांजैक्शंस में कॉन्ट्रडिक्शन है, ऑडिटर्स पेपर पर सवाल है, प्रमोटर के पर्सनल रूट पर सवाल है, तो इन्वेस्टर को इसे छोटा क्लैरिफिकेशन इशू मानकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये अकाउंटिंग का स्मोक अलार्म है। आगे साबित हो या ना हो, अलार्म बज चुका है। अब कंपनी को क्या साबित करना होगा? आगे की दिशा क्या मिल रही है? राजेश एक्सपोर्ट के लिए रास्ता साफ है, लेकिन आसान नहीं। कंपनी को फ्रेश फॉरेंसिक ऑडिट में फुल कोऑपरेशन देना होगा। वलकाम्बी और अदर सब्सिडरीज की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साफ रखनी होगी। रेवेन्यू का आधार समझाना होगा। कस्टमर वाइज, वेंडर वाइज, इनवॉइस वाइज और बैंक वाइज प्रूफ देना होगा। एफ्लुएंस वाले ट्रांजैक्शन समझाने होंगे। अफ्रीका गोल्ड माइन इन्वेस्टमेंट पर डॉक्यूमेंट देने होंगे। ऑडिटर और बोर्ड प्रोसेस साफ करने होंगे। रिलेटेड पार्टीज एंगल पर जवाब देना होगा। कैनरा बैंक जैसे लेंडर्स के एक्सपोजर और रिकवरी पर क्लैरिटी देनी होगी। LIC जैसे इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स के सवालों का भरोसेमंद जवाब देना होगा। और सबसे ज़रूरी, इन्वेस्टर ट्रस्ट वापस लाना होगा। क्लैरिफिकेशन से हेडलाइन संभल सकती है, लेकिन भरोसा प्रेस रिलीज से नहीं आता। भरोसा प्रूफ से आता है। प्रेस रिलीज शक को रोक सकता है, प्रूफ ही भरोसा लौटाता है। ये मामला इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट कोई टिनी पैनी स्टॉक नहीं था, लिस्टेड कंपनी थी, गोल्ड बिजनेस में बड़ा नाम था, वलकाम्बी जैसा ग्लोबल एसेट था, LIC जैसा इन्वेस्टर था, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, रिटेल शेयर होल्डर्स थे, बैंक का एक्सपोजर था, एनुअल अकाउंट्स में लाखों करोड़ का रेवेन्यू था, और अब सेबी ने उसी रेवेन्यू की जड़ पर सवाल उठाया है। यही इसे बड़ी स्टोरी बनाता है। ये सिर्फ राजेश एक्सपोर्ट की कहानी नहीं है, ये इंडियन मार्केट में डिस्क्लोजर, ऑडिट, सब्सिडरीज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग, बैंक एक्सपोजर और रिटेल ट्रस्ट की कहानी है। सोने की कंपनी में सवाल सोने पर नहीं उठा, सवाल हिसाब पर उठा है, और शेयर मार्केट में हिसाब ही असली सोना है। निवेशकों को क्या सीखना चाहिए? पहली सीख, रेवेन्यू देखिए लेकिन कैश फ्लो भी देखिए। बड़ी सेल्स हमेशा अच्छी कंपनी का प्रमाण नहीं। दूसरी सीख,
फॉरेन सब्सिडरीज से आने वाले रेवेन्यू को एक्स्ट्रा सतर्क होकर पढ़िए। अगर कंपनी की पूरी कहानी ओवरसीज यूनिट पर टिकी है तो उनकी फाइनेंशियल्स और डिस्क्लोजर्स बहुत जरूरी हैं। तीसरी सीख, बिग इन्वेस्टर्स को सर्टिफिकेट मत मानिए। LIC, FIIs, प्रमोटर होल्डिंग ये सिग्नल्स हैं, सेफ्टी गारंटी नहीं है। चौथी सीख, म्यूचुअल फंड एब्सेंस भी पढ़िए। अगर बड़े फंड्स लगातार दूर हैं तो कारण समझिए। पांचवी सीख, ऑडिटेड अकाउंट्स को भी सवालों से ऊपर मत मानिए। ऑडिट इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑडिट भी डॉक्यूमेंट्स और एक्सेस पर निर्भर करता है। छठी सीख, चीप वैल्यूएशन ट्रैप हो सकती है। शेयर गिरा है इसलिए सस्ता है, ये बाजार की सबसे खतरनाक सोच है। कई बार गिरावट अपॉर्चुनिटी होती है, कई बार गिरावट वार्निंग होती है। राजेश एक्सपोर्ट्स में अभी वार्निंग ज्यादा तेज है। क्लियर कट बात, राजेश एक्सपोर्ट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कंपनी कह रही है रेवेन्यू सही है, सेबी कह रहा है डॉक्यूमेंट्स में रेवेन्यू वेरीफाई नहीं हो रहा। कंपनी कह रही है कंफ्यूजन है, सेबी कह रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन प्रथम दृष्टया दिख रहा है। कंपनी कह रही है हम इंटरिम ऑर्डर चैलेंज नहीं करेंगे, फ्रेश फॉरेंसिक ऑडिट में कोऑपरेट करेंगे। मार्केट कह रहा है जब तक क्लैरिटी नहीं भरोसा नहीं। कैनरा बैंक कह रहा है एक्सपोजर में आधे से ज्यादा रिकवरी हो गई है, बाकी लीगल रूट से परस्यू करेंगे। LIC की मौजूदगी कह रही है बड़े नाम भी रिस्क फ्री नहीं होते। शेयर प्राइस कह रहा है भरोसा टूटे तो लोअर सर्किट सिर्फ नंबर नहीं मूड बन जाता है। यही आज की क्लियर कट बात है। गोल्ड बिजनेस में चमक होती है लेकिन बैलेंस शीट चमकदार नहीं, साफ होनी चाहिए। सोने की दुकान में ग्राहक तराजू देखता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट्स देखता है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते तो चमक भी शक में बदल जाती है। राजेश एक्सपोर्ट ने कभी ग्लोबल गोल्ड स्टोरी दिखाई थी, अब उसे ग्लोबल गोल्ड स्टोरी नहीं ग्लोबल गोल्ड अकाउंटिंग समझनी होगी, क्योंकि मार्केट में गोल्ड बार से ज्यादा कीमती चीज है भरोसा, और भरोसा प्रेस रिलीज से नहीं प्रूफ से लौटता है। आज के क्लियर कट में इतना ही। मैं हूं शुभम शंखधर, फिर मिलेंगे किसी नई आर्थिक खबर की साफ तस्वीर के साथ। बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ।